वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंस। तो आज की इस वीडियो में हम जो टेंसेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, और जो टेंस है उनके जो फॉर्मूलाज हैं या फिर उनके जो रूल्स हैं उनको याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट इस वीडियो में हम ये ट्राई करेंगे कि जितने भी छोटे छोटे रूल्स हैं या फिर कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है या फिर कौन सा रूल कहाँ पर लग रहा है उसको हम आपको ईजी तरीके से समझा पाएँ। तो जो टेंस है उसको अगर हम पूरा पढ़ें तो वो काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, तो इसीलिए हम इस वीडियो को पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है वो इंट्रोडक्शन की रहने वाली है कि हमारा टेंस के जो यूज़ है वो क्यों करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों होती है हमें, और उसके अंदर कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, टाइप्स के भी कितने सब टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है व्हाट आर टेंसेस, कि जो टेंसेस है वो क्या होते हैं। तो टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस। तो जो टाइम और एक्शन है किसी भी सेंटेंस में वो बताने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं कि कोई भी काम है वो कब से हो रहा है, कब हो चुका है या कब ख़त्म होगा, तो उसको हम डिनोट करने के लिए टेंस का यूज़ करते हैं। तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस, यानी कि टाइम और एक्शन को मिला के हमारा टेंस बनता है। तो टाइम के अंदर हमारा आता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जैसे कि कोई भी काम हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये काम प्रेजेंट में हुआ। उसके बाद आता है पास्ट। पास्ट में यानी कि मैंने खाना खा लिया होगा, मैं यहाँ पर आने से पहले खाना खाकर आई होंगी, तो ये काम जो है वो काम हो चुका है, उसको हम पास्ट में डिनोट करते हैं। इसके बाद है फ्यूचर, कि अब जब शाम को मैं कहीं घूमने जाऊँगी तो जो काम जो है अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसको हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है एक्शन। तो इसके 4 टाइप होते हैं, सिंपल या फिर इसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपल को हम इंडेफिनिट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी काम हो रहा है तो हमें ये नहीं पता होता है कि वो काम हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसीलिए हम इसे इंडेफिनिट कहते हैं। इसके बाद सेकंड है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में आता है कि कोई काम जो है वो लगातार हो ही रहा है तो हम कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। इसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट के अंदर कोई भी काम जो है 100% कंप्लीट हो चुका होता है। फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब कोई काम लगातार होते होते वो कंप्लीट हो जाएगा एक समय के बाद। टाइप्स ऑफ टेंसेस बेस्ड ऑन टाइम। टेंसेस जो है हमारे वो टाइम और एक्शन से मिलके बनते हैं, तो वहीं पे जो टेंसेस है उसको हम अगर टाइम के अकॉर्डिंग बेस्ड करें तो 3 तरह के टाइम होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर, और उसको हम टेंसेस के अंदर लेकर आए तो हमारे 3 तरह के टेंसेस हमें मिल जाते हैं। जो पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि कोई भी काम जो है अभी प्रेजेंट में हो रहा है। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि कोई भी काम पास्ट में पहले हो चुका है। इसके बाद है थर्ड फ्यूचर टेंस, कि कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ टेंसेस बेस्ड ऑन टाइम प्लस एक्शन। तो इससे पहले हमने बात की थी टेंसेस बेस्ड ऑन टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग कितने टेंसेस होते हैं, तो 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम बात करते हैं टाइम प्लस एक्शन के अकॉर्डिंग टेंस कितने होते हैं। तो वो हमारे होते हैं ये 4 प्रेजेंट टेंस के, 4 पास्ट टेंस के और 4 फ्यूचर टेंस के, यानी कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे 3 टाइम के अकॉर्डिंग 3 टेंसेस थे उसके अंदर जो हमारे एक्शन के 4 टाइप्स है उसको मिलाना है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टाइप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइम और एक्शन दोनों ही है। तो सबसे पहले है सिंपल या फिर इंडेफिनिट। तो सिंपल या इंडेफिनिट कहाँ आता है, एक्शन के अंदर, और प्रेजेंट टेंस हो गया हमारा टाइम। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट हमारा हो गया टाइम और कॉन्टिन्यूअस हो गया हमारा एक्शन। उसके बाद है थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट हो गया टाइम और परफेक्ट हो गया एक्शन। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें प्रेजेंट जो हो गया वो टाइम को डिनोट करता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो एक्शन को डिनोट करता है। तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस के हमें 4 टाइप्स मिल गए। नेक्स्ट आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में ही ऐसे ही टाइम और एक्शन मिला के हम टेंस बनाते हैं। पहला है सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस। तो इसमें सिंपल इंडेफिनिट क्या हुआ, एक्शन हुआ, और पास्ट टेंस जो है वो टाइम को डिनोट करता है। इसके बाद है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट हुआ टाइम, कॉन्टिन्यूअस हुआ एक्शन। थर्ड है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में पास्ट जो है वो टाइम को डिनोट करता है और परफेक्ट जो है वो एक्शन को। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट जो है वो टाइम को डिनोट करता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन को। तो इस तरीके से पास्ट टेंस के हमारे 4 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी सेम ऐसे ही है, सिंपल इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस,
इसमें सिंपल इंडेफिनिट जो है वो एक्शन को डिनोट करता है और फ्यूचर टेंस जो है वो टाइम को। सेकंड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जो फ्यूचर है वो टाइम को डिनोट करता है और कॉन्टिन्यूस जो है वो एक्शन को डिनोट करता है। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर जो है वो टाइम को डिनोट करता है, परफेक्ट जो है एक्शन को डिनोट करता है। फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो फ्यूचर जो है टाइम को डिनोट करता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन को। तो टाइम और एक्शन और को मिला के हम टेंस बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो टोटल टेंसेस हो जाते हैं वो 12 टाइप्स के हो जाते हैं। तो देखा आपने कैसे हमें कितनी जल्दी हमारे जो 12 टेंसेस है वो मिल गए हैं और हमें उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे 3 टाइम होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसी के 4 एक्शंस होते हैं। 4 एक्शंस में सिंपल इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इन्हीं को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे जो 12 टेंसेस हैं तीनों टेंसेस के वो हमें मिल जाते हैं। हम बात करते हैं वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि एक्शन की, जो कि ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि आप बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, इन सब के साथ, बट अब हम इसे फॉर्म्स के रूप में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीच, ईट, डांस, प्ले, सिंग, ये सारे एक्शंस हैं और इन्हीं सारे एक्शंस का यूज़ जो है वो ग्रामर में करते हैं, जिसे हम वर्ब कहते हैं। तो समझते हैं कि जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, उन्हें समझते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम V1 कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को V2 कहते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को V3 कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, यानी कि इसमें कोई मिलावट नहीं होती। जैसे कि जो वर्ड है टीच, डांस, सिंग, ईट, प्ले, ये सारे जो है ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि पास्ट फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ होता है। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या आएगा, राइट। अब इसका हम पास्ट फॉर्म लिखेंगे तो राइट से रोट हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में रोट का रिटन हो जाएगा। इसी तरीके से ईट का एट और एट का ईटन, ये तीनों जो फॉर्म्स है इसी तरीके से रहेंगी। तो जो जनरली हमारी जो 3 फॉर्म्स होती हैं, और फोर्थ हो सकती है V1 प्लस ING, या फिर V1 या फिर V5 भी कहते हैं हम उसे। और इसके बाद जो कुछ फॉर्म्स जो है वो इस तरीके से होती है, जैसे राइट, रोट, रिटन, तीनों ही अलग अलग है। और कुछ ऐसी होती है जैसे प्ले, प्लेट, प्लेड। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इससे पहले हमने बात की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, जो कि V1, V2 और V3 होते हैं। अब हम उसी के टाइप्स की बात करते हैं। तो वर्ब जो है वो रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब में डिवाइडेड होते हैं। तो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब, दीज वर्ब्स हैव देयर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि ऐसे वर्ब्स जिनकी जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। द सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग डी और ईडी, और जो सेकंड या थर्ड फॉर्म जो है उसको हम डी या ईडी ऐड करके क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो V1 है यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो इंजॉय है, तो उसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके अंदर हमने लास्ट में ईडी लगाया है, और जो दोनों फॉर्म है वो दोनों सेम है, तो ये इसे हम कहेंगे रेगुलर वर्ब। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है डांस। तो डांस में डांस के साथ ईडी लग गया है सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी, जो कि पहले फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। थर्ड है लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, इसमें भी हमने लास्ट में ईडी लगाया है सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। तो ये ऐसा सिर्फ रेगुलर वर्ब में होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद इर्रेगुलर वर्ब की। नेक्स्ट है इर्रेगुलर वर्ब। दीज वर्ब्स हैव देयर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब and third form of verb dissimilar to the first form of verb, और they are exactly same as first and second form। इसमें कहा गया है कि irregular verb वो verb होते हैं जिनकी जो second form of verb या third form of verb जो है वो पहली form of verb से बिल्कुल मिलती नहीं है, या फिर हो सकता है कि exact same हो, जो first form of verb है वही second form of verb भी हो और वही third form of verb भी हो। For example जैसे put, 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 इसमें जो तीनों फॉर्म है वो तीनों सेम है, तो इसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। और उसके बाद है बी, जिसे हम इज एम आर भी कहते हैं, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो गई वॉज वर और थर्ड फॉर्म हो गई बीन। इसमें तीनों जो फॉर्म है वो तीनों अलग अलग है, कहीं पे भी ईडी नहीं लगा है ना ही डी लगा है, और जो दोनों फॉर्म है वो
पहली फॉर्म से काफ़ी अलग है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है ईट, एट, ईटन। उसके बाद है टेक, टुक, टेकन। तो रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के अंदर डी या ईडी ऐड करके बनाई जाती है। और वहीं पे इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके अंदर या तो जो फर्स्ट फॉर्म है वही सेकंड फॉर्म और वही थर्ड फॉर्म रहेगी, या फिर जो फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म अलग होगी और थर्ड फॉर्म अलग होगी। हमने पढ़ा 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी सेंटेंस में कहाँ पर V1 का यूज़ होगा, कहाँ पर V2 का यूज़ होगा और कहाँ पर V3 का यूज़ होगा। तो जब भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो हमें इनका ध्यान रखना है। और इनका ध्यान इसलिए भी रखना है कि जब हमारे पास एरर वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर किस फॉर्म का यूज़ होगा। अब हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज टू हेल्प द मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए किया जाता है। मेन वर्ब कौन से होते हैं? मेन वर्ब जैसे अभी मैंने बताया, ईट, डांस, लाफ, दे आर यूज टुगेदर विद द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है वो मेन वर्ब के साथ किया जाता है। दे हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्फ। इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मेन वर्ब है ही डांसेस, तो इसका एक सेंटेंस निकल के आ रहा है, एक मतलब निकल के आ रहा है। पर अगर हम बात करें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की, जैसे कि इज़, तो इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर ये किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ लग जाता है तो इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही बढ़ जाती है। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब्स, कि हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। द वर्ड ऑक्सिलरी मीन्स प्रोवाइडिंग एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट। ऑक्सिलरी का मतलब होता है कि एक एडिशनल हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के टाइप्स होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स। अब आप कहोगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स तो हेल्पिंग वर्ब्स को ही कहते हैं, तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब्स को जो टाइप है उसका नाम जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स ही रख दिया है, और जो दूसरा है वो है मॉडल वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है टू प्रोवाइड एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट, कि वो हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है जो मेन वर्ब को एडिशनल हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे आर यूज टू एक्सप्रेस टेंस और टू ऐड एम्फेसिस, और इनका जो यूज़ है वो टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए और उनके एम्फेसिस को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब। Helping verbs that perform other tasks to further modify the action or meaning of the main verb are called modal verbs. Helping verbs that perform, ऐसे helping verbs जो कि perform करते हैं किसी भी दूसरे टास्क को मॉडिफाई करने के लिए, किसी भी एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए, या फिर जो मेन वर्ब है उनके मीनिंग को, मेन वर्ब को मीनिंग देने के लिए, उसे हम मोडाल वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। बट अगर हम कहते हैं कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, तो जो ज़रूरी वर्ड हो गया वो एक सेंटेंस के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, और एक जो भी हमारा एक्शन है उसको हमने मॉडिफाई कर दिया कि कोई भी काम जो है वो करना ज़रूरी है। तो इसी जो ज़रूरी वर्ड हो गया जिसको इंग्लिश में मस्ट कहेंगे, तो उसे हम मोडाल वर्ब्स कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के 2 टाइप, ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल वर्ब्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टू बी, सेकेंड टू हैव, थर्ड है टू डू। टू बी जो है इनके अंदर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर। अब टू बी ये जो बी है वो वही है जो हमने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में पढ़ा था, बी जिसके अंदर इज़, एम, आर आते थे। तो ये जो टू बी है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसके अंदर जो भी आ रहे हैं ये है हेल्पिंग वर्ब। और ऐसे ही सेम इसमें है टू हैव, इसके अंदर हैज़, हैव, हैड आ रहा है, और टू डू के अंदर आ रहा है टू डू, डज और डिड। और इसको हमें याद रखना है कि इनका जो यूज़ है हेल्पिंग वर्ब का यूज़, ये हम अपना जब भी टेंस के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है मोडाल वर्ब्स। सम ऑफ द मोडाल वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, शॉल, विल, शुड, वुड एटसेट्रा। कि कुछ मोडाल्स वर्ब एक्चुअली में मोडाल्स जो है वो काफ़ी सारे होते हैं। तो अगर हम बात करें तो वो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम टेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 मोडाल्स की ज़रूरत होती है, विल और शैल, जिनका हम यूज़ करते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन में।